बच्चों हमारा अध्याय चल रहा है 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं टर्मिनल विभवांतर। इससे पहले हमने सेल क्या है उसको देख लिया था और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको भी हमने पढ़ लिया था। मैं आशा ही नहीं अपितु आप पे विश्वास रखता हूं, आप कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे होंगे। चलिए आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध के बारे में पढ़ रखा है अपन ने, हमने प्रतिरोध को पढ़ा है, ठीक है। पता है प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। और लास्ट वाले वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा और सेल में हमने क्या देखा कि अपने पास एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, उसमें दो रोड लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है धनायन और ऋणायन आपस में गति करते हैं। धनायन एक तरफ हो जाता है, ऋणायन दूसरी तरफ हो जाता है, धारा भी बहती है। इस बारे का आपने देखा। यहाँ पे जो अवरोध होता है किस पे, जब किसी सेल के प्लेटों को तार द्वारा जोड़ते हैं तो विद्युत धारा तार में सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, धारा जो होती है वो क्या होती है, सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है। धारा क्या होती है आपकी, प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। और सेल के भीतर जो होता है घोल होता है, उसमें क्या होता है, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाती है। घोल के अंदर क्या होता है, ऋण से क्या होती है, धन की ओर जाती है। ये अपन ने पढ़ लिया था। ऊपर जो होती है धारा तार में प्लस से माइनस की ओर जाती है, घोल के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाती है। इसलिए आपको बताया था वो क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस घोल के अंदर जो सेल का घोल है विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, प्रतिरोध लगाता है। ये घोल जो है यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध लगाता है, इसका विरोध करता है। ये जो प्रतिरोध लगाता है इसे ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं आदर्श सेल। सेल को बच्चों बैटरी भी कहते हैं, तो समझ गए बात को, सेल को हम बैटरी भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक आदर्श सेल या बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0 शून्य होता है, ठीक है। और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, स्मॉल आर से हम व्यक्त करते हैं। समझ गए बात को। तो अगर मैं देखना चाहूं कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है किस किस पे निर्भर करता है, कम ज्यादा होना किस पे निर्भर करता है, तो सबसे पहले तो आपने जो विद्युत अपघटय ले रखा है उसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा। उसकी सांद्रता यानी कैसा ले रखा है आपने, ज्यादा गाढ़ा ले रखा है तो ज्यादा होगा, कम ले रखा है तो कम होगा। तो उसकी सांद्रता पे निर्भर करेगा और उनके प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। कैसा निर्भर करेगा, दोनों के समानुपाती होगा। दूरी बढ़ाओगे प्रतिरोध आंतरिक बढ़ेगा और सांद्रता बढ़ाओगे तब भी आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहली बात समझ में आ गई। विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है उसकी सांद्रता पे और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पे कौन निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। दूसरी बात करूं कि प्लेट के घोल के अंदर जो डूबा हुआ प्लेट है ना, जितना डूबा हुआ है उसका क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है और वो किस पे होता है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है। वो क्या होता है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है। क्षेत्रफल ज्यादा डुबा दोगे तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, उस रोड को ज्यादा से ज्यादा घोल में डुबा के रखना चाहिए, ठीक है। ध्रुवण अगर अधिक होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। सेल से अगर ली गई धारा है उसके भी क्या होगा, समानुपाती। जितनी ज्यादा धारा लोगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। और ताप के क्या होता है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे चालकता बढ़ती है, अपने को पता है। चालकता बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होती है, अपने को मालूम है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो आर है हमारा वो क्या हो गया, सी का मतलब सांद्रता, आई यानी धारा, डी यानी डिस्टेंस के तो समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल और ताप के क्या होता है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है। तो इस तरह अपन याद कर सकते हैं, आर समानुपाती सी आई डी बटे में ए टी। तो पूछा जा सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखना। कम से कम इस बात को तो ध्यान रखना है अपने को कि जो आर होता है वो किसके समानुपाती होता है, डिस्टेंस के समानुपाती होता है। और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्यस्त कर्मानुपाती होता है। ये तो अपने को याद रखना है। कई जगह इस डी को क्या लिख लेते हैं, एल लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल यानी वही दूरी है तो बोला जाता है डी यानी डिस्टेंस या दूरी। तो ये इनके क्या होते हैं, क्लियर। यहाँ पे एल के समानुपाती होगा और ए के क्या होगा, व्यस्त कर्मानुपाती होगा, ठीक है। चलिए सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं, है ना। कहने का मतलब है विभवांतर, विभव में अंतर आना चाहिए। सिरों पे विभव में जितना अंतर आता है वही क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है। टर्मिनल क्या होता है, ऊपर जो सिरे होते हैं जिसमें नट वगैरह लगे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम कि जब किसी
सेल युक्त विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर? मान लो अपने पास ये सेल है, इस तरह का क्या है अपने पास सेल है, यहाँ पे एक टर्मिनल लग रहा है, ये दूसरा टर्मिनल लग रहा है। इनका जो अंतर आएगा विभव का, इन दोनों पे विभव का जो अंतर आएगा, जो जिसे आप विभवांतर कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल क्यों कहा? ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, इसलिए। ठीक है। अब होता क्या है कि जो विद्युत विभव है, होता क्या है, विद्युत परिपथ में सेल या बैटरी का टर्मिनल विभवांतर ही महत्वपूर्ण होता है, काम की चीज यही होता है। और इसको हम क्या है, अन्य भाषा में टर्मिनल वोल्टता भी कहते हैं। अन्य भाषा में क्या कहते हैं? इसको टर्मिनल वोल्टता भी कह देते हैं। जैसे विभवांतर को वोल्टता कहते थे, तो यहां भी हम क्या कह देते हैं? ये टर्मिनल वोल्टता है। ठीक है। अगर मान लो आपके पास किसी विद्युत परिपथ में एक बैटरी को आर प्रतिरोध लगा दिया हमने, है ना, और संयोग तार से जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? संयोजक जो तार है, जिस तार से जोड़ रहे हैं, इन तारों का प्रतिरोध हम क्या करते हैं? नगण्य मान के चलते हैं। नगण्य हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। वैसे भी हम लैब में ऐसे ही संयोजक तार का यूज करते हैं जिनका प्रतिरोध क्या हो? नगण्य हो। ठीक है। यहाँ पे जो आपका जो बैटरी है उसका जो धन सिरा होता है ना, ऋण सिरे की अपेक्षा उसमें क्या होता है? उच्च विभव होता है। यानी पॉजिटिव पे जो होता है ज्यादा विभव होता है, नेगेटिव पे क्या होता है? कम विभव होता है। मान लो आपने जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या किया? आर ले लिया, जिसको हमने क्या किया? नगण्य मान लिया। ठीक है, उसको हमने क्या किया? नगण्य मान लिया। तो जो बैटरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर है, बैटरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर है, जिसको आप क्या बोलते हैं? बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है। ये क्या होगा? जो सेल का ईएमएफ है, यानी ईएमएफ का मतलब है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को हम क्या करेंगे? शॉर्ट में ईएमएफ लिख देते हैं। ठीक है, कैपिटल ए भी लिख देते हैं, और कई बार हम कहते हैं इसको यूं भी लिख देते हैं। एक ही बात है, समझ जाना है इस चीज को। उस वक्त क्या होता है? इसके बराबर होता है। कब होता है बताइए? अगर आपने क्या किया, जो आपका सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध अगर शून्य है तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है? उसके विभवांतर के बराबर होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये तो केवल क्या हो सकता है? एक आदर्श सेल है तभी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक जो बैटरी होती है, वास्तव में जो बैटरी होती है ना, उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ तो आंतरिक प्रतिरोध होता ही है। वो क्या होता है? कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। और जब कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है तो बैटरी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, उसके बराबर नहीं आ सकता। टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आंतरिक प्रतिरोध होगा। इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता बराबर नहीं हो पाते। समझ रहे बात को? इसके कारण ही नहीं हो पाते। तो अब देखते हैं, नहीं हो पाते तो कुछ ना कुछ तो इनका रिलेशन होगा। अपन देखते हैं टर्मिनल वोल्टता है, जिसको आप टर्मिनल विभवांतर भी बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध आता है वो देखते हैं। देखिए, यदि मैं एक विद्युत सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या ले लूं? ई ले लेता हूं, और आंतरिक प्रतिरोध में आर मान लेता हूं। ठीक है। और सेल में क्या करूं? सेल को मैंने आर प्रतिरोध से संयुक्त कर दिया, और धारा कितनी बह रही है? आई बह रही है। ठीक है, अपन ने एक परिपथ बना लिया, वहां पे ये सारी चीजें ले ली। तो अब देखें इनका कहते हैं क्या होगा। ऐसे केसेस में क्या होता है? जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक विभवांतर के योग के बराबर होता है। यानी दोनों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। यानी कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं, ये विद्युत वाहक बल बराबर टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी प्लस आंतरिक विभवांतर स्मॉल वी कह सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं कि स्मॉल वी का मान कितना होता है आंतरिक विभवांतर, तो आप ओम के नियम से कर सकते हो, आई आर। यहाँ पे आर की जगह आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा, तो स्मॉल आर ले लेंगे अपन। ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया ई बराबर वी प्लस आई आर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस वी का मान निकालना चाहता हूँ टर्मिनल विभवांतर का, ये फॉर्मूला तो बन गया। अगर मैं टर्मिनल विभवांतर का मान निकालना चाहता हूँ तो ये समीकरण नंबर 1 जो दिखा हुआ है ये आ गया वी बराबर ई माइनस आई आर। वी बराबर ई यानी विद्युत वाहक बल माइनस आई आर आ गया। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ये कब होता है? ये संबंध उस वक्त लगेगा जब ये क्या है? निरावेशन की स्थिति में। ये संबंध कब लगेगा? जब ये निरावेशन की स्थिति में है। निरावेशन है डिस्चार्ज की स्थिति में। अगर वो चार्ज की स्थिति में है, आपका बैटरी चार्ज है, उस वक्त ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। V बराबर क्या होगा उस वक्त? E प्लस आई आर होगा। V बराबर क्या होगा? E प्लस आई आर होगा। और अगर आपका पथ खुला है,
खुले पथ की बात करेंगे तो खुले पथ में क्या होगा, आई 0 होता है। खुले पथ में क्या होता है, आई का मान 0 होता है। तो आई का मान 0 जब रखोगे तो अपने पास जो समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पे v बराबर है मेरे पास e माइनस आई आर। मैं इसमें i बराबर 0 रखना चाहता हूँ, तो जैसे i बराबर 0 रखूंगा ये तो 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या आ गया, e आ गया। तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि किसी भी खुले परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। ये रिजल्ट आ गया खुले परिपथ के लिए, v और e क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रिजल्ट भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अपन ये जानते हैं कि सेल में अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो टर्मिनल विभवांतर क्या लिखा जा सकता है, v बराबर आई आर लिख सकते हैं, आई और कैपिटल आर। क्लियर यहाँ पे। और समीकरण 1 में ये मान है अपने पास, e बराबर क्या है समीकरण 1 से, e बराबर आपके पास था v प्लस आई आर। देखिए समीकरण 1 यही था ना, e बराबर v प्लस आई आर। इसको इस वाले को ले सकते हैं यहाँ पे वापस करके। तो e बराबर क्या था अपने पास, v प्लस आई आर था। यहाँ से मैं आई आर का मान निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई आर का मान निकालूंगा तो e माइनस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहता हूं, तो आंतरिक प्रतिरोध आ गया E माइनस वी बटे में कितना, I। चाहे तो I को बदल सकते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं आप, I की जगह क्या लिख सकते हैं हम, V अपॉन R लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे I की जगह V अपॉन R लिखूंगा, V तो नीचे हो जाएगा और R क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ये आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया, E माइनस वी बटा वी और R गुणे में R हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ गया, ठीक है। आप शक्ति व्यय वगैरह भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। एक अपने को ये याद रखना है, सेल द्वारा प्रवाहित धारा आई जो होता है वो क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध होता है। मतलब वही ओम का नियम ही लगाया मैंने, आई बराबर वी अपॉन आर। देखिए फॉर्मूला वही है, आई बराबर वी अपॉन आर। वी आपने अभी देख ही लिया, प्रतिरोध ये जो वी है आपका विभव है, कुल विद्युत वाहक बल बराबर ही आता है। इससे याद किया जा सकता है आपका। तो आप यूं याद रखिए, सेल द्वारा प्रवाहित धारा आई क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या होगा, कुल प्रतिरोध होगा। तो ये आ जाएगा ई बटा आर प्लस आर। ये क्या हो जाएगा, ई बटा आर प्लस आर। और बाह्य प्रतिरोध पर शक्ति क्षय निकालना चाहते हैं तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं, पी बराबर क्या होता है आपका, वी आई होता है। भैया तो समझ में आ गया ना, कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, बाह्य प्रतिरोध उसका आंतरिक प्रतिरोध वो जोड़ के लिखेंगे। इस पे बात करें तो बाह्य प्रतिरोध शक्ति क्षय निकालना चाहे पी, पी अपने को याद है वी आई होता है। वी को आप क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। यहां से एक सूत्र बन गया आपके पास, पी बराबर आई स्क्वायर आर। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, पी बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक है। दूसरा और फॉर्मूला बनाना चाहें तो देखिए यहां पे हमने लिखा है पी बराबर वी आई, ठीक है। आई को क्या लिख सकते हो, तो v अपॉन आर लिख सकते हो। तो इससे एक फॉर्मूला और बन गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला, ये जो बनाया ना मैंने, ये बन गया p बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। जब मैंने ये p बराबर आई स्क्वायर आर बनाया था तो आई का मान रख सकता हूं, मेरे पास ये रहा आई का मान, ये जो मान है आई का ये रख दिया। तो ये आपका बन गया e बटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर आर। यानी जो सूत्र जहां प्रयोग करना है उस तरह हम कर सकते हैं, बशर्ते अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अपने को ये चीज़ क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, इनके बीच में रिलेशन भी प्राप्त हो गया। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।